हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लॉ गुरुकुल बाय अन अकेडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारा ये वीडियो लेक्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। अब ये टॉपिक डेफिनेटली ऐसा है जिसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत मुझे आपको नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में ऑलरेडी इतना पढ़ और सुन चुके हैं अखबारों में, न्यूज चैनल में, इंस्टाग्राम रील्स पे, कि इसका इंट्रोडक्शन तो आप डेफिनेटली जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में गली चौक चौराहों पे बात करी जाती है कि पता नहीं वो कौन सी ऐसी पावरफुल कोर्ट है जो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जेल भेज भी सकती है और वहां से बाहर भी निकाल सकती है। पता नहीं ये कौन सी ऐसी पावरफुल कोर्ट है जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को गलत बता देती है और बोल देती है कि कल से हमारे देश पे ये कानून लागू नहीं होगा। ये पता नहीं कौन सी ऐसी पावरफुल कोर्ट है कि जब कभी भी हमारे देश पे कोई आपदा आती है, जैसे कि वो निर्भया केस हो या रिसेंटली हुआ कोलकाता रेप केस, तो लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये कोर्ट इतनी पावरफुल क्यों है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। शुरुआत इस फोटो से ही करते हैं। ये फोटो आप में से किसी से भी अछूती नहीं है। आप में से जिसने भी सुप्रीम कोर्ट की न्यूज को आज नहीं तो कल देखा होगा, तो उसने इस फोटो को जरूर देखा होगा, क्योंकि सभी न्यूज आर्टिकल्स में इस फोटो को बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है। तो अपना रेफरेंस तुरंत बना लीजिए कि आज हम इसी अदालत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की, और शुरुआत इस पेज से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात को जरा ध्यान से नोटिस करिए। आज मैं गूगल पे गया और जाके मैंने टाइप किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मैं न्यूज सेक्शन पे चला गया। अब जरा देखिए मुझे रिजल्ट में क्या मिला। 3 आवर्स अगो, 4 आवर्स अगो, 1 आवर अगो। इस तरफ देखा जाए तो 3 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स और 3 आवर्स। एक दिन में ये न्यूज कई 100 बार अपडेट होता है और हर बार एक नई न्यूज होती है। ये बात हमें क्लियरली बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को रोज, हर घंटे, हर मिनट कितना ज्यादा चेंज करता है, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और फिर भी हम में से आधे से ज्यादा लोगों को इसका आइडिया नहीं होता कि ये कोर्ट क्या है, कैसे काम करती है और ये इतनी पावरफुल क्यों है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आज के इस वीडियो में हम इसको बड़ी आसानी से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को समझना। मुझे पता है आप सब बहुत समझदार लोग हैं, आपको पहले से पता है, लेकिन एक थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में एक होली बुक है, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है भारत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी फोटो यहां लगी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी डेमोक्रेसी बटी है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है पार्लियामेंट, यानी कि लेजिस्लेचर। इसका काम है कानून को बनाना, ये हमारे देश में कानून को बनाती है। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव, यानी हमारे देश की प्रेसिडेंट। ये बने हुए कानून को हमारे देश पे लागू करती हैं, यानी कि हमारे देश में इंप्लीमेंट करती हैं कानून को। जब कानून बन जाता है और हमारे देश पे लागू हो जाता है, तब हमारे देश में जुडिशरी काम में आती है। और जुडिशरी का काम होता है कि वो बना हुआ कानून को सेफगार्ड करे, यानी कि वो जो कानून बन चुका है उसकी रक्षा करे, और अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको उस चीज के लिए पनिश करे। और इसी जुडिशरी की सबसे टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने जुडिशरी को समझ लिया, जब हमने ये समझ लिया कि जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी का एक महत्व अंग है और उस अंग का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो हमारे देश के जुडिशियल स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। हम सब एक शहर में रहते हैं, कोई गांव में रहता है। हर गांव, शहर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और हर डिस्ट्रिक्ट में होती है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये केरला का एग्जांपल हमने लिया है, ये उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। मान लेते हैं कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में कंपलसरीली एक कोर्ट होगी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। जब कभी भी कोई क्राइम होता है या कोई केस होता है, तो आमतौर पर 90% समय ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। जब कभी भी ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है, तो वहां पे एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। तो जो पार्टी हारे वो चाहे तो अपना अपील लेके हाई कोर्ट आ सकती है, जो पूरे स्टेट में एक होता है। यानी कि पूरे स्टेट की एक जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो होती है हाई कोर्ट, और वो केस वहां पे आता है। जब हाई कोर्ट में भी कोई इंसान केस हार जाता है, तब वो हमारे देश की इकलौती और सबसे बड़ी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट है, तब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमें उतनी टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे देश में सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए आप कई बार न्यूज में सुनते होंगे कि कई लोगों को जिनको फांसी की सजा हो जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आके माफ हो जाती है, या कई लोग जिनको फांसी की सजा नहीं हुई होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आके उनको सजा मिल जाती है। तो हमने अपने देश के कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझ लिया, ये समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सभी अदालतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा संविधान को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब हमने ये बात समझ ही ली है कि हमारी डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण अंग है संविधान, और संविधान ही वो है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, तो उसकी पावर को समझने के लिए संविधान को समझना जरूरी है। तो हमारे देश की संविधान में कई पार्ट्स हैं। उसका पार्ट 5 बात करता है यूनियन के बारे में,
उस पार्ट 5 का चैप्टर 6 बात करता है यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और उसमें जो आर्टिकल है 124 से 147 यानी कि 124 से 147 ये बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। अब जब हमने आर्टिकल को देख लिया तो बिना कोई देरी के फटाफट देख लेते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1, जो हमें यह बताता है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट कंपलसरीली होनी चाहिए। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां स्थित है, तो मैं जानता हूं आप सबको पता है कि नई दिल्ली में है, लेकिन अगर वो फिर आपसे पूछे कि ये बात कहां दी हुई है, तो ये बात दी हुई है आर्टिकल 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें यह बताता है कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में होगी। लेकिन अगर आपसे मैं फिर से यह बात पूछूं कि क्या दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट कहीं और हो सकती है, तो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका जवाब भी हमें आर्टिकल 130 में मिलता है, जो हमें बताता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज हैं यानी कि चीफ जस्टिस, वो प्रेसिडेंट से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच यानी कि उसका एक एक्सटेंशन देश के किसी और कोने में भी लगाया जाए। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। रिसेंटली ये बात न्यूज में आई थी कि सरकार इस बारे में सोच रही है, लेकिन उसके आगे वो न्यूज बढ़ी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें क्या मिलेगा। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। मैं जानता हूं आप बोलेंगे कि सर बोर हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और बड़ा छोटा सा पार्ट है। हमारे देश में आजादी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट जैसी एक बॉडी एग्जिस्ट करती थी, जिसको हम फेडरल कोर्ट कहते थे। इसकी स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे। और इसका काम क्या था सर, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो वो अलग अलग प्रेसिडेंसी टाउन में बटा हुआ था, और ये उन सभी टाउन्स की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची अदालत थी, जिसका काम था कि अगर उनके बीच कभी भी कोई विवाद हो या कोई केस हो तो वो यहां पे सुना जाता था। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ये बात हम सबको पता है। तो क्या 1947 से ही हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आ गई? नहीं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आई जनवरी 1950 से। और उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे सर? उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में 7 जज और 1 चीफ जस्टिस थे, यानी कि टोटल 8 जजेस उस समय सुप्रीम कोर्ट में थे। अब ये जजेस कौन थे सर? ये देखिए पीछे 8 चेहरे आपको दिख रहे हैं, यही थे उस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले 8 जजेस, जिनकी फोटो आपको ये दिख रही है, और ये उसी समय की फोटो है। तो हमारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव तो क्लियर हो गया। जब हम जज पे आई गए हैं तो जरा ये देख लेते हैं कि इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं। ये जो बड़ा सा नंबर मेरे पीछे आपको लिखा दिख रहा है, यही है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, जिसमें 33 नॉर्मल जजेस होते हैं और उनमें से एक जज होते हैं चीफ जस्टिस, यानी कि उन सभी जजेस के सबसे मेन जज। इनका काम क्या होता है सर? क्या इनके जजमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका काम होता है सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना, और साथ ही साथ कौन सा जज कौन सी बात को सुनेगा, कौन से केस को सुनेगा, ये बात भी तय चीफ जस्टिस ही करते हैं। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे देश में जो 33 अदर जजेस हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट से और कई बार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को चुना जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो इंडिया के 50th चीफ जस्टिस हैं। इनके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके फादर इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो जजेस की बात भी क्लियर हो गई सर। अब जब हमने जजेस को देख लिया तो जरा ये भी देख लेते हैं कि हमारे ये जज इतने पावरफुल है कैसे, और कैसे ये इतने टफ जजमेंट इतनी आसानी से दे देते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि ये जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जज कब जज नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले इनका जो रिटायरमेंट है वो 65 ईयर्स की एज में हो जाता है, यानी कि कोई भी हाई कोर्ट का जज 62 ईयर्स में रिटायर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की एक्सक्लूसिव ऐसी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जहां पे जजेस का रिटायरमेंट 65 की एज में होता है। और जज बनने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक इंडिया का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ही साथ आपने कम से कम 10 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो, या आप 5 साल कम से कम किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो। उस केस में ही आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। और रियल लाइफ में मैं बताऊं तो कम से कम कोई जज जो 10 से लेके 15 साल के बीच में किसी हाई कोर्ट में रहा होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। कुछ बहुत एक्सेप्शनल वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको इस टेन्योर को पूरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। उसके साथ ही साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से, और ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे कि ये इतने पावरफुल क्यों हैं। ये पावरफुल इतने इसलिए हैं क्योंकि ये आखिरी पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सुप्रीम कोर्ट जज की पद को हटाना नामुमकिन है। ये मैं नामुमकिन का शब्द क्यों बोल रहा हूं? नहीं, इसका प्रोविजन दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो सुप्रीम कोर्ट का जो पद है ना, और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो पद है ना, उसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसको केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको स्पेशल मेजॉरिटी मिल जाए, और वहां के लोग इस बात से एग्री हो जाएं और लिखित में इस बात को प्रेसिडेंट को दे दें, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ये काम कर पाते हैं। और आप हमारे देश का पॉलिटिकल सिनेरियो जानते हैं,
लगभग नामुमकिन बात है हाल फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ला पाना। और आज के इतिहास में आज तक हमारे देश में कभी भी किसी भी जज का इंपीचमेंट नहीं हुआ है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी आसानी से इतने न्यूट्रल फैसले दे पाते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर हम किसी के अगेंस्ट भी कोई जजमेंट देंगे तो हमें कोई हटा नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल क्यों है। हमने जज को तो समझ लिया, कोर्ट इतनी पावरफुल क्यों है सर। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी गलत बता देती है। उसका रीजन है ये जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू हमें यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी कानून को या कोई और इन जनरल बना आदेश या रूल को रिव्यू के लिए अपने पास बुला सकती है और उस पर अपना जजमेंट दे सकती है, जो बाकी के सभी लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे देश में कोई कानून बना और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि वो गैर संवैधानिक है, तो वो उसका रिव्यू करने के लिए उसको बुला सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू में बोल दिया कि ये कानून गलत है, तो वो हमारे देश पे लागू नहीं होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, एनजेएसी उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके बाद दूसरी चीज आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई कोर्ट अपने दिए हुए आदेशों को रिकॉर्ड बना देती है बाकी कोर्ट्स के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश दूसरे उसके नीचे जो अदालत है उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस केस में इतनी ही सजा होनी चाहिए, तो नीचे की कोई भी और अदालत उसके अलावा कोई और जजमेंट नहीं दे सकती, भले ही उनका मानना कुछ भी हो। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात यह है कि ये अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है। इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी भी ऐसा लगा कि हमारी अवहेलना किसी ने करी या हमारा सम्मान नहीं किया, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट अपनी अवहेलना के लिए आपको पनिश कर सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इतनी ज्यादा पावरफुल और हमारी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन को समझ लेना भी हमारे लिए थोड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना काम नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी केस को वहां लेके पहुंचे और बोले कि सर मेरी अपील सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और उसके साथ ही साथ अपील्स को भी सुनना। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है, जिसमें जो वो नॉर्मल अपने अपील के केसेस को सुनता है और उसके साथ ही साथ आर्टिकल 32 को एक्सरसाइज करता है। यानी कि कभी भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे जा सकते हैं। उसके बाद उसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जो अपील्स आती है नॉर्मली हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या किसी और केस में। उसके बाद उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति को अगर कभी भी किसी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें एडवाइस देती है। और उसके बाद आता है रिव्यू का, जो हमने जुडिशियल रिव्यू का पार्ट पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट जब कभी भी चाहे तो हमारे देश की किसी भी अदालत के द्वारा पास किया गया कोई आदेश या कोई कानून जो हमारे देश में बना हो या कोई रूल और रेगुलेशन जो हमारे देश में बना हो, उसको रिव्यू के लिए बुला सकती है और उसको सही या गलत ठहरा सकती है। और चलते हैं हमारी आखिरी स्लाइड पे, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेंचेस का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ही आसान है। आप में से बहुत से लोगों के मन में डाउट आता होगा कि हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतने जज की बेंच ने ये जजमेंट दिया, 5 जज की बेंच ने ये जजमेंट दिया। ये बेंच का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमारे देश में जजमेंट की वैल्यू नापी जाती है उसके नंबर ऑफ जजेस से, यानी कि कितने जजों ने मिलकर उस जजमेंट को दिया। तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 जज बैठ के किसी केस में जजमेंट देते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी का केस था, तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत थी। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना करनी पड़ती है, जिसमें मिनिमम 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठने चाहिए। और यह नंबर कैसा जाता है सर? 5 जज, 7 जज, 9 जज, 11 जज, 13 जज। हमारे देश में आज तक सबसे मैक्सिमम 13 जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को सुनने के लिए, और उस केस का नाम था केशवानंद भारती, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंडमार्क केस है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमारे देश में बेंचेस कैसे काम करती हैं और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैसे सुनाती है। और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को इतना टॉप क्यों माना गया है और इतना ज्यादा पावरफुल क्यों माना गया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। आई होप आपके मन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए हों। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो अब हम एंड करते हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर और शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो की। मैं जाके शुरुआत करता हूं। आप तब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ गुरुकुल अब अवेलेबल है आपके लिए टेलीग्राम में भी, जहां आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, वैकेंसीज के, नोटिफिकेशंस के, आपको इंफॉर्मेटिव डाटा मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको वो सब मिलेगा जो एक लीगल स्टूडेंट को चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी मेहनत करते रहिए, हम भी अपने कंटेंट की तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।